विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं विज्ञान का त्रैमासिक पेपर। पूरा का पूरा जो आपका रियल पेपर है उसके सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि पहले मैंने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 की। उसमें मैंने आपको सभी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। ठीक है, यदि आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। पूरे सभी क्वेश्चन आपके सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 2 अंक 3 अंक और जो 4 अंक के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप ये सोच रहे होंगे ज़्यादातर स्टूडेंट कि मैं आपको सेट ए का बताऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं सेट ए बी सी सभी के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए यदि मैं आपको एक के बता दूंगा तो हो सकता है एक स्टूडेंट पास हो जाए, लेकिन मैं सभी के क्वेश्चन बता दूंगा तो सभी स्टूडेंटों का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में एक आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई भी लेटेस्ट न्यू वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखिए क्वेश्चन कैसे बताऊंगा। ठीक है, सभी सेटों के क्वेश्चन हैं, जो सभी सेटों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको यहाँ पर मैं नहीं बता सकता। ठीक है, समझ सकते हैं आप, लेकिन जो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, इनको आपको 100% याद कर लेना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ बताना, जिनको आंसर भी आपको वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। यह एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है अभी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट करना है आपको गुप्त ऊष्मा का। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? देखिए किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके अलावा पदार्थ जब अपनी कला या जो फेस होता है वो बदलते हैं तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो ये आपको गुप्त ऊष्मा वाला कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहते हैं? तो देखिए निक्षेपण एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बन जाती है। इसकी उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी कि जो ऊर्ध्वपातन मैंने आपको ऊपर बताया था उसकी क्या है, निक्षेपण की उल्टी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों। तो देखिए शुष्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, तब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका शुष्क बर्फ होता है वो किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वायुमंडलीय दाब और 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम की बात करें तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सूत्र आपका CO2 होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CO2 ही होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आता है जो सबसे वेरी IMP है, वो है आपका धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपसे क्या है, रासायनिक धातु और धातु के रासायनिक गुणों में भी अंतर पूछा जा सकता है और आपको भौतिक गुणों में भी अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही अंतर आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जब मैंने आपको क्या है हिंदी की वीडियो बताई थी तब मैंने आपको समास और संधि मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि मैंने आपसे कहा था कि आपके जो समास होते हैं उनके प्रकार, संधि के प्रकार। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप समास की परिभाषा याद कर लीजिए और संधि की परिभाषा याद कर लीजिए और सबके एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों ने देखिए आपकी समास की परिभाषा भी आई थी, संधि की परिभाषा भी आई थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लिख के नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बोल दिया था। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर याद करनी है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप स्टूडेंट अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं। ठीक है, पहला देखिए धातुओं के विपरीत अधातुएं बहुत भंगुर होती हैं तथा इनके तार या चद्दर नहीं बनाए जा सकते। अधातुएं चमकदार होती हैं, उनमें प्रकाश को परावर्तित करने का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती तथा वे प्रकाश को परावर्तित नहीं करती हैं।
आगे देखिए, आप देखिए मैंने अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है वो याद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको बता दूं। आप मेहनत नहीं कर रहे तो मैं आपके लिए मेहनत कर देता हूं और यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता देता हूं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण लिखिए, ठीक है। तो ये वाला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ का संगठन पूर्ववत रहता है, और इसमें क्या होता है, रासायनिक में पदार्थ का संगठन बदल जाता है, इसमें नया उत्पाद नहीं प्राप्त होता और इसमें अपक्रिया के बाद नया उत्पाद बन जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है, नया उत्पाद नहीं बनता, जबकि इसमें क्या होता है, नया उत्पाद बन जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब आता है मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो देखिए पहला अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, लेकिन क्या उनके भी रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि रासायनिक क्रिया हो जाती है तो क्या वो मिश्रण नहीं कहलाएगा, ये दिया गया है, ठीक है। और यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको याद नहीं होता तो आप एक पॉइंट याद रखिए कि इसमें क्या रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए और इसमें क्या रासायनिक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। पदार्थ तो देखिए जब मिश्रण या यौगिक बन रहा है पदार्थ तो 2 आपस में मिलेंगे, लेकिन क्या इसमें रासायनिक क्रिया नहीं होगी और इसमें रासायनिक क्रिया होगी, ठीक है। सेकेंड है, इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, इसके घटकों को भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आता है मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक धातुक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयनों को मिश्र धातु कहते हैं। इस्पात एक मिश्र धातु है। प्रायः मिश्र धातु के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संगठनों के गुणों से भिन्न होते हैं, ठीक है। यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया और ऑब्जेक्टिव याद नहीं करे तो आप 75 में से 75 अंक नहीं ला पाएंगे, इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो जरूर देखिएगा चैनल पर जाकर, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण दिए हैं। तो भौतिक परिवर्तन के मैं बता देता हूँ, बर्फ का जल तथा वाष्प बनना, लोहे का चुंबक बनना, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा, अपनी बुक में आपको दिए गए होंगे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो ATP जिसका फुल फॉर्म होता है पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्रक युक्त कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल का नाभिक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में आपका क्या होता है, प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। विभाजन के अंत में मात्र कोशिकाएं पुत्री कोशिका में बदल जाती है, ठीक है। आपको अर्धसूत्री विभाजन भी करना है कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो ऐसी कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति यानी कि पुत्री के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। इस विभाजन के बाद एक मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यह विभाजन अलैंगिक जनन करने वाले सभी सजीवों में होता है। फिर आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम व अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। वैसे डायग्राम बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ, जो कि आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताइए। न्यूरॉन की जो होता है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये आपका होता है न्यूरॉन, इस टाइप का आपसे यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। न्यूरॉन इस टाइप का आपका होता है। यहाँ पर पहले इस तरीके के बॉक्स बना लेने हैं, फिर इस तरीके से आपको ये निकाल देनी है, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है तंत्रिकाक्ष, यहाँ पर होता है आपका डेंड्राइट, यहाँ पर आपका केंद्रक होता है सेंटर में, ठीक है। ये आपका होता है कोशिका है। तो ये आपको कर लेना 100% ये आ सकता आपके किसी न किसी सेट में, तो 100% आपको देखने को मिले। हो सकता है सभी सेटों में भी आ जाए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायग्राम आपकी साइंस है। तो 1-2 डायग्राम तो आपको 100% आने हैं, ये तो कन्फर्म ही है। अब देखा जाएगा कि कौन सा सेट किस में कौन सा डायग्राम दिया जाता है, ठीक है। अब आते ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति समान होती है और समरूप कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। एक कोशिका जीवों एवं कुछ निम्न वर्गों के जीवों के अलावा संपूर्ण जीव जगत में कोशिकाएं आपस में संयोजित होकर ऊतकों का निर्माण करती हैं जो किसी विशेष कार्य करने में निपुण होती हैं। अब देखिए न्यूरॉन का जो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन यहाँ पर पूरा डिटेल में पूरा आप चाहें तो इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए
डायग्राम की जितना अच्छा आप क्या डायग्राम बनाएंगे उतना टीचर जो जांचेगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा और उतने ज़्यादा नंबर आप पा पाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम यदि आप बहुत ही अच्छा बना देते हैं तो स्टूडेंट मान लीजिए आपको 5 अंक के लगभग सभी क्वेश्चनों में मिलाकर 5 से 6 अंक आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर अच्छे तरीके सीखना है। फिर आता है चाल और वेग में अंतर बताइए। तो देखिए चाल क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ठीक है, 4 अंतर कम से कम याद कीजिएगा। ठीक है, फिर आता है दूरी विस्थापन में अंतर। तो तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, यह एक अदिश राशि है। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या विस्थापन कहते हैं, यह सदिश राशि। ठीक है, इसमें भी आपको 4 अंतर कम से कम बोल रहा हूँ। ठीक है, कम से कम 4 अंतर याद कर लेने हैं। फिर त्वरण किसे कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो वेग आपका होता है, वेग में परिवर्तन क्या होता है, यू से भी में हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक की बात करें तो ये आपको हो जाता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, ये जो आपका गति वाला चैप्टर है इसके क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या है आंसर पढ़ के नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आंसर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, तो कारण हमें बताना है इसके। अथवा हम नेक्स्ट दिया गया था कि न्यूटन की गति संबंधी 2-3 नियम लिखित था, एफ बराबर एम व्युत्पन्न कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन है ना 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी IMP हैं, दोनों कर लेना है। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आते किस प्रकार सॉल्व हो रहा तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इनको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन जो भी आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, यदि आप इन क्वेश्चनों को पूरा का पूरा फुल याद कर लेते हैं तो याद रखिएगा आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, आप एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत ही आगे निकल जाएंगे यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लिए इतनी मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।